बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया को पढ़ा था, तो इस वीडियो के अंदर हम एट्रॉफी को पढ़ने वाले हैं। तो एट्रॉफी का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रॉफी का मतलब था साइज का ज़्यादा हो जाना। एट्रॉफी का मतलब किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का साइज कम हो जाना। इसको अपने गौर से समझना। ऑर्गन का और टिश्यू का साइज कम होगा। ऑर्गन और टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, तो सेल का नंबर भी कम होगा और सेल का साइज भी कम होगा। सेल के साइज के कम होने की वजह से, सेल के नंबर के कम हो जाने की वजह से जो ऑर्गन या टिश्यू उसका साइज कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं एट्रॉफी। दोबारा से बता देता हूँ, रिडक्शन इन साइज ऑफ ऑर्गन टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन सेल नंबर और साइज इज कॉल्ड एट्रॉफी। ठीक हो गया। एट्रॉफी में होता क्या है? एट्रॉफी में किसी न कोई ना कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है। स्टिमुलस या तो डीनर्वेशन भी हो, या किसी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो उसकी वजह से जो सेल का साइज कम हो जाएगा, ऑर्गेनेलिज भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक नीड सेल की कम हो जाएगी। एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक हो गया कि अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई सेल की कम हो गई है तो सेल का साइज कम हो जाएगा, तो वो कम न्यूट्रिएंट को खर्च करेगा, तो वो मजीद सर्वाइव कर सकता है। अब एट्रॉफी करवानी है तो एट्रॉफी के अंदर मैंने बताया था कि सेल का नंबर भी कम होता है, सेल का साइज भी कम होता है, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गन या टिश्यू है इसका साइज कम होता है। तो सेल के नंबर कम कराना और सेल के साइज को कम करना। सेल के नंबर कम कराने के लिए जो मैकेनिज्म चलेगा उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एग्जांपल यही है कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड की एट्रॉफी होती है इसी मैकेनिज्म के जरिए, अगर हार्मोन अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, थायराइड जो टीएसएच होता है, टीएसएच तो टीएसएच ने थायराइड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी करवानी होती है, तो अगर टीएसएच नहीं होगा तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड एट्रॉफी कर जाएगा। दूसरी तरफ सेल के साइज को भी कम कर देना, इसकी वजह से भी एट्रॉफी होती है। सेल के साइज कम कराने की भी दो रीज़न होती है, फिर दो मैकेनिज्म होती है। पहला मैकेनिज्म यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, और दूसरा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है उनकी आउटोफेगी कराना। आउटोफेगी के लिए लाइसोसोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो एट्रॉफी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है, और आउटोफेगी वाला मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा चलता है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो ट्रॉफिक सिग्नल्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करवाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था जो ग्रोथ फैक्टर्स थे जैसे इरिथ्रोपोइटिन था, वो हाइपरप्लेजिया काज करवा रहा था। लेकिन अगर हाइपरप्लेजिया करवाने वाला कोई एजेंट नहीं है, हाइपरट्रॉफी वाला कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं है, तब वो ट्रॉफिक सिग्नल कम हो जाएगी। इन शॉर्ट प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी ट्रॉफिक सिग्नल के ना होने की वजह से। दूसरी तरफ यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे की एक्टिवेशन होगी। जब भी कोई ऐसा स्ट्रेस जो एट्रोफी पर सेल को लेके चला जाएगा, तो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे की एक्टिवेशन होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलती है कैंसर कैशेक्सिया में। कैंसर कैशेक्सिया में आपको डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल, स्पेसिफिकली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम को एक्टिवेट कराता है। अब इसमें होगा क्या? कोई ना कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मिला जो एट्रोफी की तरफ लीड करेगा। एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर डिसयूज़, अभी हमने इसको बाद में देखेंगे। तो अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या डिसयूज़ होता है, तो इसकी वजह से यूबिक्विटिन लाइगेसिस की एक्टिवेशन होती है। लाइगेसिस का मतलब किसी और चीज़ को जोड़ना, जिस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कराना हो, जिसकी कैटाबॉलिज्म करवानी हो, तो उसको जोड़ देना यूबिक्विटिन के साथ। ये फंक्शन होगा यूबिक्विटिन लाइगेस का। तो यूबिक्विटिन लाइगेस यूबिक्विटिन को सेलुलर प्रोटीन के साथ जोड़ देगा। अब जो प्रोटीन जो यूबिक्विटिन से जुड़ गई है, तो यूबिक्विटिन इन प्रोटीन को टारगेट करेगा प्रोटियोसोम की तरफ। प्रोटियोसोम में जब चली जाएगी तो उनकी डिग्रेडेशन होगी। जो लास्ट पाथवे है या लास्ट मैकेनिज्म है वो है आउटोफेगी। आउटोफेगी का मतलब होता है लाइसोसोम अपने ही ऑर्गेनेलीज को खाना शुरू कर देते हैं। किस कंडीशन के अंदर? सर्वाइवल या स्टार्वेशन के अंदर। अगर लाइसोसोम खुद ही अपनी ऑर्गेनेली को खाना शुरू कर देंगे, अपने ही सेल की ऑर्गेनेली को खत्म करना शुरू कर देंगे, तो सेल के अंदर आउटोफेगिक वैक्यूल्स या वेसिकल्स काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और आपको पहले बताया था, जब भी लाइसोसोमल डिग्रेडेशन होती है तो कुछ मटेरियल ऐसा बचता है जो मजीद नहीं टूट सकता, मजीद उसकी डाइजेशन नहीं हो सकती, तो उनको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडीज। तो रेसिडुअल बॉडीज स्पेसिफिकली लाइपोफ्यूसिन होती है, उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। लाइपोफ्यूसिन का कलर ब्राउन होता है, तो लाइपोफ्यूसिन की एक्यूमुलेशन की वजह से सेल का साइज या टिश्यू का साइज ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्राउन एट्रॉफी। एट्रॉफी क्यों बोला? क्योंकि आउटोफेगी की वजह से हो रही है। आउटोफेगी क्यों हो रही है? स्टार्वेशन की वजह से सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ब्राउन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइपोफ्यूसिन की एक्यूमुलेशन हुई हुई है। ये था एट्रॉफी। अब हम देख लेते हैं एट्रॉफी। जिस तरह हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होते थे, तो एट्रॉफी भी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में देख लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर या अडल्ट स्ट्रक्चर। बहुत सारे एम्ब्रियो के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए तो फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके बाद रिग्रेस हो जाते हैं, तो उनकी रिग्रेशन एट्रॉफी के जरिए होती है। एग्जाम्पल नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ने एनुलस
एनुलस फाइब्रोसिस को बनाना होता है, ठीक हो गया? नहीं, एनुलस फाइब्रोसिस नहीं बल्कि इसने बनाना होगा न्यूक्लियस पल्पोसिस बनाना होगा, बाकी इसका पार्ट रिग्रेस कर जाएगा। रिग्रेस कराने के लिए जो मैकेनिज्म होगा उसको बोलेंगे एट्रोफी, या फिर जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है उसकी रिग्रेशन भी एट्रोफी वाले मैकेनिज्म से होती है। अडल्ट के अंदर जो यूट्रस की इन्वोल्यूशन होती है, यूट्रस का साइज कम हो जाता है, वो भी एट्रोफी के जरिए होता है। कब साइज कम होता है? चाइल्ड बर्थ के बाद। जो पैथोलॉजिकल एट्रोफी है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी इसके डिफरेंट कॉजेस होती है, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। पहला होगा कि अगर वर्कलोड कम हो जाता है, हाइपरट्रॉफी में हमने पढ़ा था वर्कलोड ज़्यादा होना, अगर वर्कलोड कम हो जाता है तो इसकी वजह से जो एट्रोफी होगी उसको बोलेंगे डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज का मतलब आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। इसकी एग्जांपल या फिर इसका मैकेनिज्म या फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर से इमोबिलाइज करती है। तो जो फ्रैक्चर बोन होती है उसको प्लास्टर बोन से इमोबिलाइज किया हुआ है, तो स्केलेटल मसल तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कोई एक्सीडेंट हो गया है तो पेशेंट को बेड रिडन करवा दिया है, बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो स्केलेटल मसल के ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा कम होगा, जब वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा कम होगा तो इनका साइज डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका जो ये जो कंडीशन होगी ये रिवर्सिबल होगी, मतलब कि अगर हड्डी टूटी थी फिर हड्डी जुड़ गई, प्लास्टर निकलवा दिया, फिर स्केलेटल मसल मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो अगर एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट कर देंगे स्केलेटल मसल तो ये वाली जो एट्रोफी होगी उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग डिसयूज किया, मतलब ज़्यादा अरसे तक स्केलेटल मसल को इस्तेमाल ना किया, 1 साल तक, तो फिर जो एट्रोफी होगी वो इरिवर्सिबल होगी, ठीक हो गया? इरिवर्सिबल होगी। तो यहाँ पर आपको जो इनका शुरू में तो आपको साइज की कमी देखने को मिली थी, लेकिन अगर डिसयूज प्रोलॉन्ग हो गया, इरिवर्सिबल फेज के अंदर एट्रोफी चली गई, तो इसने सेल के नंबर को भी डिक्रीज कर देना, सेल के साइज को भी कम कर देना। सेल का नंबर एपोप्टोसिस की वजह से कम होगा और सेल का साइज होगा भी कम हो जाएगा, ठीक हो गया? ऑटोफेकी की वजह से इन शॉर्ट मसल की एट्रोफी हो जाएगी। दूसरी तरफ बोन की मोबिलाइजेशन, यानी बोन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाई, तो बोन की रिसॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिलेगी। और चूंकि ऑस्टियोपोरोसिस डिसयूज एट्रोफी की वजह से देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ डिसयूज। पहला होता डिक्रीज वर्कलोड, दूसरा अब जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉस ऑफ इनर्वेशन। किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू की नर्व सप्लाई को खत्म कर दे तो उसको बोलते हैं डीनर्वेशन। तो अगर डीनर्वेशन हो जाए, स्केलेटल मसल की हो जाए, तो स्केलेटल मसल तो का पैरालिसिस हो जाएगा, स्केलेटल मसल अपना फंक्शन नहीं कर सकेगा। इस केस में भी एट्रोफी देखने को मिलेगी। तीसरा होगा ब्लड सप्लाई कम हो जाना। अगर ब्लड सप्लाई की वजह से एट्रोफी होती है तो उसको बोलती है सीनाइल एट्रोफी। अगर किसी भी टिश्यू में, यानी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, आर्टीरियल ओक्लूसिव डिसऑर्डर हो गया है, तो इसकी वजह से टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, और इस्कीमिया आगे लीड करेगा इन्फाक्शन की तरफ। अगर ब्रेन का इन्फाक्शन हो तो ब्रेन के सब्सटेंस की एट्रोफी देखने को मिलती है। जो ब्रेन की गायरस होती है वो नैरो हो जाती है और सर्कस काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो जाती है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो गायराई है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है और सर्कस काफ़ी ज़्यादा वाइडन है, ठीक हो गया? ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है और ये एट्रोफी ब्रेन है। तो तीसरा मैकेनिज्म या तीसरा काज था एट्रोफी का, ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। दूसरा था डीनर्वेशन, पहला था वर्कलोड का कम हो जाना। तो चौथा हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा, चौथा यहाँ पे लिखा है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के अंदर अगर प्रोटीन कैलोरिक मैलन्यूट्रिशन है, अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों के दोनों कम है तो मैरस्मस हो जाएगा। मैरस्मस में पहले कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं, और लिपिड इस्तेमाल होगी, लिपिड खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रोटीन की यूटिलाइजेशन इस्तेमाल हो जाएगी। और अगर स्केलेटल मसल की जो प्रोटीन है अगर वो ज़्यादा यूटिलाइज होगी और बनी नहीं तो फिर एट्रोफी हो जाएगी, ठीक हो गया? दूसरी तरफ आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर या कैंसर, इसमें कैशेक्सिया होगा। कैशेक्सिया में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये रिलीज होता है और ये एपिटाइट को कम करके लिपिड की डिप्लीशन करवा देगा। इन शॉर्ट आपको एट्रोफी इसमें भी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया कैशेक्सिया और मैरस्मस जो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से एट्रोफी काज करवाएंगे। पांचवा होगा लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यू होते हैं, एग्जाम्पल ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है ताकि वो अपना फंक्शन कर सके। मिसाल के तौर पर अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट होगी, अगर इसके साथ अगर एंड्रोजन ज़्यादा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इनका साइज और फंक्शन भी मेंटेन रहेगा, ठीक हो गया? लेकिन अगर इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज में एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन काफ़ी कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो फिर एंडोमेट्रियम की भी एट्रोफी होती है, विजाइनल एपिथेलियम इसकी भी एट्रोफी होती है, ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसकी भी एट्रोफी होती है। क्यों होगी? क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। इसी तरह अगर टीएसएच का अमाउंट काफ़ी कम हो जाए तब भी हमें थायरॉयड ग्लैंड की एट्रोफी देखने को मिलती है।
मेल में एग्जांपल देता है कास्ट्रेशन की। कास्ट्रेशन के अंदर केमिकली और सर्जिकली टेस्टिस को निकाल देते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चला गया, एंड्रोजन्स नहीं है, तो फिर प्रोस्टेट की एट्रोफी देखने को मिलती है। और ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं प्रोस्टेट के कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अब जो लास्ट वाला जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं प्रेशर मैकेनिज्म या कंप्रेशन मैकेनिज्म। इसमें यह होगा कि अगर कोई ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर अपनी जगह के ऊपर फिक्स है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो साथ वाले टिश्यू को कंप्रेस करेगा। तो साथ वाले टिश्यू कंप्रेस हो रही है तो उनकी ब्लड सप्लाई भी कंप्रेस हो जाएगी। इस्कीमिया, पहले हाइपोक्सिया, फिर इस्कीमिया, फिर नेक्रोसिस और फाइनली टिश्यू की डेथ होगी, एट्रोफी देखने को मिलती है। तो ये थी एट्रोफी का बेसिक मैकेनिज्म। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।